नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और मीन लग्न श्लोक संख्या 3-4। और आप देख रहे होंगे कि इधर भी हमने एक पंक्ति लिख रखा है। ये ज़रूरत था, पीछे वाले में आपको बताया नहीं, चूँकि इसका अर्थ इस श्लोक को पढ़ने के बाद सार्थक होता है, इसलिए इसको यहाँ ले लिया। तो अब पहले इसी को पढ़ लेते हैं। लग्नात् व्यये स्थित चंद्रो। अब लग्नात् व्यये स्थित चंद्रो, कौन से लग्न की बात हो रही है? मीन लग्न की। लग्नात् लग्न से, व्यय मतलब 12वें स्थान में कौन हो? चंद्रमा हो। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये चंद्रमा के लिए शनि का घर बहुत अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन हम इस बात से बहुत सहमत नहीं हैं। हम क्या मान करके चलते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। हम हमेशा कहते हैं लग्नेश का 6th हाउस में जाना अच्छा नहीं, नॉट गुड। नंबर 1। पंचमेश का 12th हाउस में जाना नॉट गुड। और भाग्येश का 8th हाउस में जाना, इसको भी नॉट गुड कहते हैं। क्यों? इसके विषय में चर्चा करते रहते हैं और आगे भी आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो अब क्या हो गया कि इसमें पंचमेश व्यय स्थान में चला गया। तब कहता है लग्नात् व्यय स्थित चंद्रो धनहीनो भवे नरः। और यदि गलती से जो पहले में कहा गया था कि द्वादश स्थान में शनि हो तो योगफल देगा और शनि हो जाए, तब फिर कहता है कि नहीं, चंद्रमा की दशा में जो है सो ये धनहीन बनाएगा। क्योंकि देखिए, कारक स्थिर और चर 2 प्रकार के कारक हम आप लोगों को बताए हुए हैं, और चंद्रमा को भी धन का कारक कहा जाता है, ठीक है। और वो स्थिर कारक चतुर्थ के हैं। और धन की बात कहाँ से? यहाँ से और यहाँ से भी होती है। पंचम आपके विवेक का स्थान है, और बिना विवेक के कोई बहुत अच्छा धन नहीं कमा सकता। तो एक तो ये विवेक स्थान का स्वामी कहाँ चला गया? द्वादश में। किसके साथ हो गया? एक उदासीन ग्रह के साथ हो गया। और अगर ये ना भी हो और चंद्रमा यदि द्वादश में हो तो जातक व्यथित होता है, ऐसा हम कहते हैं। हमेशा उसके मन में व्यथा रहती है, चाहे वो किसी भी लग्न में हो। यहाँ तो पंचमेश होकर के द्वादश में गया, तो कैसे हम बहुत धन की बात कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे फिर क्या कह रहा है? दूसरा श्लोक इसको पूर्ण करता है। मीन लग्ने तू जातस्य गुरुर्दाये समागमे। कि मीन लग्न है और गुरु की महादशा है। महादशा किसकी है? गुरु की। और अंतरदशा किसकी है? अंतरदशा किसकी है? चंद्रमा की। क्योंकि ये तो एक लाइन में लिख दिया, आप समझ गए कि नहीं, ये तो धनहीनो भवे नरः, अर्थात धनहीन ही होगा। तो कहता है कि मीन लग्ने तू जातस्य गुरुर्दाये समागमे चंद्रात भुक्ति कालस्तु पूर्व योग सुहृद श्रिदः। अर्थात पूर्व में, अर्थात ये जो योग बताया गया है ये लागू नहीं होता। गुरु में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, ऐसे स्थिति में चंद्रमा यदि व्यय स्थान में भी होगा तो यहां ये धन दे सकता है। तो अलग अलग हमने, मान लीजिए कि एक श्लोक का एक लाइन पढ़ा, और यदि आप उसी से सारी व्याख्या समझ लेंगे तो ये संभव नहीं है।
अब ग्रह कौन बैठा, कहाँ बैठा, किस अक्ष में बैठा, इन सभी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये तो जरूर होगा कि अगर यहाँ का स्वामी द्वादश में चला जाए, पंचम का स्वामी, तो अब देख लीजिए हम पहले पाठ में, मीन लगन के पहले पाठ में कहे थे कि लग्न से भी देखें और स्थान से भी देखें। तो लग्न से क्या हुआ 12वां, इस स्थान से क्या हुआ 8वां। ये दोनों नंबर क्या शुभ हैं? 8 और 12 तो दुख स्थान के नंबर है। तो इसीलिए कहते हैं कि नंबर से भी इसको समझने की जरूरत है। चलिए आगे जो कहा जा रहा है ये संतान से संबंधित है और इसको समझना है, और अन्य प्रभाव को भी जानते हैं। आगे हम आप लोगों को संतान का चैप्टर जब प्रारंभ करेंगे तो और क्लियर करेंगे। लेकिन कहते हैं कि मीने लग्ने तू जातस्य पंचमस्थो गुरोर यदि, कि पंचम स्थान में गुरु बैठा हो। अब मीन लगन है और पंचम स्थान में गुरु है, तो गुरु क्या कहलाए? यहाँ उच्च के कहलाए, मित्र के राशि में है, पंचम स्थान त्रिकोण राशि में है, तो सब तरह से गुरु यहाँ बलवान है। लेकिन इसके पास एक दोष है। हम हमेशा कहते हैं कि गुरु जहाँ स्थित होता है उस स्थान की हानि करता है, और शनि जहाँ स्थित होता है उस स्थान की वृद्धि करता है। पीछे भी पाठ में बताया है, आप लोगों को फिर भी बता देते हैं कि क्यों ऐसा कह लेते हैं। तो हमारे जो अपना समझ है हम उसकी बात करेंगे कि यहाँ पे 12 नंबर की राशि होती है और यहाँ 11 नंबर की राशि होती है, और काल पुरुष के पत्रिका का बहुत ही महत्व है। इसीलिए हम हमेशा आप लोगों को याद दिलाते रहते हैं। अब गुरु कहाँ का स्वामी है? दुख स्थान का। और शनि का कहाँ का स्वामी है? वृद्धि स्थान का। तो इस इफेक्ट को हमेशा लेता है, तो इसीलिए गुरु जहाँ स्थित होता उसकी हानि करता। तो कहेंगे क्या भाग्य का स्वामी नहीं मानेंगे? इसको मानेंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि मानेंगे ही नहीं, लेकिन चूंकि द्वादशेश भी है इसलिए गुरु स्थान हानि करने में समर्थ होता है। चलिए, जिस तरह से यह स्थान वृद्धि करने में शनि समर्थ होता है, तब यह स्थान हानि करने के कारण या बलवान गुरु होने के कारण, दो कारण यहां बन के आते हैं। क्या कहता है? स्त्री संतति समृद्धि स्यात्, कि फीमेल चाइल्ड अधिक होंगे। उसके बाद कहता है कुत्र चित्र पुत्र संतति, कभी 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 संयोग बस एक पुत्र हो सकता है। अब आज कौन प्रतीक्षा करता है? एक लड़की हो गई ठीक है, दूसरी लड़की हो गई, तीसरी नहीं भाई अब नहीं चाहिए। पंडित जी के पास जाएंगे, नहीं गुरु आपका पंचम में उच्च का संतान होगा, तीसरी भी लड़की हो गई। तो कई जगहों पर यह वर्णन है कि पंचम स्थान में गुरु बहुत बलवान हो तो स्त्री संतति देता है, पुत्र संतति नहीं देता। लेकिन अब क्या देखते हैं कि पंचम स्थान में कौन? स्त्री राशि। ग्रह कौन है? तो पुरुष ग्रह, लेकिन संतान देने वाला वो कहाँ बैठा? स्त्री राशि में। नवम स्थान में स्त्री राशि, आप जानते हैं कि लग्न में भी वही होगा। तो बहुत सारे कारण बनते हैं। उसके बाद स्थान हानि करता है तो संतान ही नहीं होना चाहिए, ये हम लोग कह सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कुल उन्नति के लिए और पुत्र संतति के लिए बड़ी मन्नतें लोग मांगते हैं, इसीलिए शास्त्रों में यहाँ पुत्र के विषय में अलग से व्याख्या दी गई है, तो इसको समझना है। तो मीन लग्न में ये जल तत्व का लग्न है, इसमें संतान अधिक होने की संभावना होती है। लेकिन यदि गुरु पंचम में बैठा हो और आप यदि पुत्र के लिए प्रतीक्षारत हैं तो हो सकता है कि 4-5 लड़कियों के बाद या 3 लड़कियों के बाद, लेकिन पहले 2-3 तो लड़की ही संतान होंगी,
ये निश्चित। तो आप लोग संवाद को अच्छी तरह से समझ ही रहे हैं, मीन लग्न में हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। पाठ को पूर्ण रूप से देखें, पता नहीं किस जगह क्या अच्छा चीज़ हम आपको बता देंगे और आपके समझ में आ जाएगा। इसीलिए पूरा पाठ देखिए, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट में लिखिए, मेल कीजिए, किसी भी तरह से हम तक पहुंचाएंगे। किससे रिलेटेड? पाठ से रिलेटेड, आप अपने विषय में नहीं। ये नहीं कि हम अपनी पत्रिका भेज दिए, वो गुरुजी से पूछ रहे हैं, वो नहीं। पाठ में क्या समझ में नहीं आ रहा है वो आप हमसे कभी भी पूछ के आप आराम से उसका समाधान ले सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।